सड़क पे फैली हुई शाम की धुंध और गाड़ियों के शोर ने मेरे असाब पे बोझ डाल दिया था। पूरा दिन ऑफिस की फाइलें, बॉस की झिड़कियां और माशी तंगी की फिक्रें मेरे साथ रही थीं, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर की गली में दाखिल हुआ तो मेरे कदमों की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई। मुझे मालूम था कि वहाँ मेरा इंतज़ार करने वाली सिर्फ एक ज़ात है, मेरी आसिया। हमारी शादी को 5 बरस हो चुके थे, लेकिन इन 5 बरसों में ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा था जब मैं घर पहुंच के सबसे पहले कमरे की तरफ ना गया हूँ। जब मेरी शादी आसिया से हुई थी तो लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत से ताने दिए कि अंधी लड़की से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मगर मेरी माँ की खुशी और मेरा नसीब, मुझे इस रिश्ते में वो सुकून मिला जो शायद मुझे किसी और से न मिलता। हमारे घर में औलाद की कमी ज़रूर थी, लेकिन हमारे प्यार की शिद्दत में कोई कमी नहीं थी। जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया, क्योंकि मैंने हेल्पर को सख्ती से हिदायत कर रखी थी कि मेरे आने से पहले वो काम ख़त्म करके चली जाया करे। मैं सबसे पहले किचन में गया, जहाँ मैंने सुबह ही सब्जियाँ और दीगर सामान तरतीब से रख दिया था। मैंने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर की और पानी के नलके के नीचे हाथ धोते हुए अपनी थकन को धोया। मैंने खुद ही सब्जियां काटी, बर्तन संभाले, क्योंकि मुझे लगा कि घर की हर चीज़ में मेरी और आसिया की मेहनत शामिल होनी चाहिए। काम के दौरान मेरे कान कमरे की तरफ लगे हुए थे। जब मैं मुतमईन हुआ कि घर में सब कुछ ठीक है तो मैं सीधा आसिया के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा नीम हुआ था और मैंने देखा कि वो बेड के किनारे पे बैठी शायद खिड़की से आने वाली हवा के रुख को महसूस कर रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ गई। हालांकि वो मुझे देख नहीं सकती थी, लेकिन उसे मेरे कदमों की आहट पहचानने में कभी गलती नहीं होती थी। वो मुस्कुरा के बोली कि उमर, आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। क्या आप मुझे वॉशरूम तक ले चलेंगे? मैंने उसे बाहें दे के उठाया। उसका वजूद बहुत नाजुक और हल्का सा महसूस हुआ। उसे वॉशरूम तक ले जाते वक्त मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी और मोहब्बत का एक समुंदर मौजन था। मैं उसे दरवाजे पे छोड़ के बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा। उस चंद मिनट के वक्फे में मुझे अपनी ज़िंदगी के वो दिन याद आए जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे रिश्ते ठुकरा दिए जाते थे। तब आसिया का साथ ही था जिसने मुझे हिम्मत दी। कभी कभी ख्याल आया कि क्या ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, मगर फिर आसिया की मुस्कुराहट देख के मैं अपनी तमाम मुश्किलात भूल गया। उससे वॉशरूम से निकल के जब मेरा हाथ थामा तो मुझे महसूस हुआ कि यही मेरा असल ठिकाना है। मैं उसे वापस बेड पे ले गया और उसके बाल संवारे। वो अक्सर मुझसे पूछती थी कि क्या आज भी ऑफिस पे किसी ने आपको तंग किया, क्या आपने खाना खाया? मैंने उसे झूठ बोल दिया कि सब ठीक है, क्योंकि मैं उसे अपनी परेशानियों का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था। वो अंधी ज़रूर थी, लेकिन उसकी बसीरत और उसकी बातें मेरी सोच से ज़्यादा गहरी थी। घर के कामों में आसिया की मदद के लिए मैंने एक हेल्पर रखी हुई थी। वो खातून उम्र रसीदा थी और ज़्यादा बोलती नहीं थी, बस कपड़े धोकर या झाड़ू लगा के चली जाती थी। मैंने उससे साफ कह रखा था कि वो आसिया के साथ किसी किस्म की फालतू बात ना करे या उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में ना बताए जो आसिया को परेशान करे। आज भी जब मैं घर आया तो हेल्पर का काम अधूरा था। मैंने खुद उसे मुकम्मल किया। मैं नहीं चाहता था कि आसिया को किसी भी चीज़ में दुश्वारी हो, चाहे वो कपड़ों को तय लगाना हो या किचन में पड़ा हुआ सामान समेटना। अक्सर जब वो मुझसे कहती कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। मुझे मालूम था कि ये मेहनत ही तो मुझे इंसान बनाए हुए है। मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा उसके गिर्द घूमता था। शाम के उस पहर जब घर में खामोशी थी, हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के बैठ गए, और तब मुझे लगा कि दुनिया की सारी दौलत और आसाइशें उस एक लम्हे के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी आसिया मेरी ज़िंदगी का वो सरमाया थी जिसे मैं खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और शायद इसीलिए मैं हर रोज़ घर पहुँच के उसका शुक्रिया अदा करता कि वो मेरी ज़िंदगी में है। शाम का वक्त था और घर की फ़िज़ा में एक अजीब सी खुनकी और सकून था। मैंने किचन के छोटे से काउंटर पर सब्जियां काटने के लिए रखी। आसिया कमरे में अकेली बैठी थी और मैंने महसूस किया कि वो वहाँ किस कदर बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अभी एक आलू काटने के लिए छुरी उठाई ही थी कि कमरे से उसकी मद्धम सी आवाज़ आई। वो कह रही थी कि मेरा दिल घबरा रहा है, मैं यहाँ अकेली बैठ के बोर हो गई हूँ, क्या मैं आपके पास किचन में आ जाऊँ? उसकी आवाज़ में वो इल्तिजा और तन्हाई का दर्द था जो सीधा मेरे दिल पे लगा। मैं फ़ौरन अपनी जगह से उठा और कमरे में जाके उसका हाथ थाम लिया। मैं उसे अपने साथ किचन में ले आया और किचन के कोने में पड़ी एक कुर्सी पे उसे बिठा दिया। वो वहाँ बैठ के भी अपने हाथ हवा में लहराती रही, जैसे घर के माहौल को छू के उसे महसूस करना चाहती हो।
मैं वापस अपनी जगह पे बैठा और सब्जी काटने का अमल दोबारा शुरू किया, लेकिन अब मेरा ध्यान काम में कम और उसके साथ की कई बातों में ज़्यादा था। हम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू आम जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल से शुरू होकर मोहब्बत की गहराइयों तक पहुंच गई। मैंने उसे बताया कि आज सब्जी मंडी में कितनी भीड़ थी और कैसे एक रेहड़ी वाले ने मुझे गलत दाम बताए थे। और मेरी बातों पर ऐसे हंसी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा मजाहिया वाक़या सुनाया हो। उसकी हंसी मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं थी। मैंने उसे बताया कि आज ऑफिस में काम का कितना दबाव था, कैसे मेरे मैनेजर ने मुझे बिला वजह टोक दिया था। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी संजीदा हो गई और बोली कि उमर, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हमें तो थोड़ा भी काफ़ी है। मैंने उससे प्यार से कहा कि मैं ये सब तुम्हारे लिए करता हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। उसके चेहरे पे एक अजीब सा इत्मीनान छा गया। वो अपनी उंगलियां मेज़ पे हरकत करती रही और बोली कि मुझे आपके साथ ये वक्त गुजारना सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे हम सिर्फ खामोश ही क्यों ना बैठे हों। कभी कभी ऐसा भी होता कि मुझसे पूछती कि क्या बाहर का मौसम ठीक है, क्या आज चांद निकला है। मैंने उसे तफसील से बताया कि आसमान का रंग कैसा है, बादल कैसे तैर रहे हैं और हवा की रफ्तार कितनी है। मैंने उसे वो सब कुछ देखने के लिए अल्फाज दिए जो वो अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। मैं उसे बताता कि कैसे सूरज ढलने के बाद मगरिब में सुर्खी फैल जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके मेरी बातों को ऐसे सुनती रहती जैसे वो खुद उन मनाजिर को देख रही हो। उस वक्त हमें कोई और फिक्र नहीं सताती, न कल की रोजी रोटी का गम, न मोहल्ले वालों की चुपती हुई नजरें। सिर्फ हम दोनों थे और हमारी ये छोटी सी महदूद लेकिन मोहब्बत से भरपूर कायनात थी। मैंने उसे बताया कि आज मैंने तुमसे मिलकर कितना सुकून पाया है। वो जवाब में सिर्फ मेरा हाथ थाम गई और उसके लम्स में मुझे वो जवाब मिल गया जो अल्फाज में अदा करना नामुमकिन था। इसके अलावा कभी कभी हम मुस्तकबिल के बारे में भी बातें करते। अगरचे हमारे पास कोई बड़ा ख्वाब नहीं था, लेकिन हम सिर्फ यह चाहते थे कि हम इसी तरह साथ रहें। मैंने उससे कहा कि अगर मुझे कभी ज़्यादा पैसे मिल गए तो मैं तुमको दुनिया के हर हसीन बाग की सैर कराऊंगा। वो मुस्कुरा के बोली कि आप खुद ही तो मेरा बाग हैं, आपकी आवाज़ ही तो मेरा मौसम है, मुझे और किसी सैर की ज़रूरत नहीं। ये बातें सुन के मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा कि अल्लाह ने उसे बेनाई तो नहीं दी, लेकिन उसे मेरे दिल के सबसे छुपे हुए गोशों को पढ़ने की सलाहियत दी है। वो मेरे हर दुख, हर छुपी हुई परेशानी से वाकिफ होती थी। मैं उस वक्त उसके सामने कुछ भी नहीं छुपा सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। किचन के इस महदूद दायरे में जहां एक तरफ सब्जियों की खुशबू थी और दूसरी तरफ मेरी महबूबा का साथ, वक्त जैसे थम सा गया था। मुझे महसूस हुआ कि यही वो जन्नत है जिसकी तलाश में लोग उम्रें गुजार देते हैं। मैंने जब भी उसे अपने पास बिठा के बातें की तो मुझे लगा कि मेरे सारे दुख धोए गए हैं। हम दोनों के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, लेकिन ये सब हकीकत थी। ये हमारी जिंदगी का सच था। मैं उसके लिए प्याज काटते वक्त अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो भांप गई और बोली कि उमर, आपको मिर्चें लग रही हैं, आप जाएं ज़रा बाहर हो के आएं। उसकी इस छोटी सी फिक्र, उसकी इस प्यार भरी तवज्जो ने मेरे वजूद को गरमाइश से भर दिया। हम दोनों इसी तरह घंटों बैठे रहे और बाहर की दुनिया का शोर हमें कभी अपनी तरफ नहीं खींच पाया। जब मैंने सब्जी बना ली तो उसे कमरे में छोड़ के आया और हम दोनों का ये वक्त एक नई खुशी के साथ ख़त्म हुआ। सिर्फ इस यकीन के साथ कि कल फिर यही वक्त होगा और हम फिर इसी तरह एक दूसरे के साथ होंगे। कुछ अरसे बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आया जब ऑफिस की जानिब से एक सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मुलाजमीन को अपनी फैमिली के साथ शिरकत की दावत दी गई थी। ये तकरीब एक बड़े होटल में मुनक्कद होने वाली थी, जहां शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग और मेरे ऑफिस के बड़े ओहदेदारान मौजूद होने वाले थे। जब मैंने आसिया को इस बारे में बताया तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। उसे बहुत नरमी से मना कर दिया। उसका मानना था कि लोग मुझे देखेंगे, मेरी माजूरी का मजाक उड़ाएंगे और शायद आपकी भी जग हंसाई होगी। उसकी बातें सुन के मेरा दिल कट के रह गया। मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी आसिया ने अपनी ज़िंदगी को कितना महदूद कर लिया है और माशरे के तल्ख रवैयों ने उसे कितना खौफ ज़दा कर दिया है। मैंने उसका हाथ मजबूती से थामा और उससे वादा लिया कि वो मेरे साथ चलेगी और मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे समझाया कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो और मैं तुम्हें सबके सामने फ़ख्र से पेश करना चाहता हूँ। मैंने उसे तैयार करने का बेड़ा उठाया। मैंने खुद उसके लिए एक नहायत सादा मगर नफीस सूट ख़रीदा। उसे तैयार करने में उसकी मदद की, उसके बालों में कंघी की, उसे खुशबू लगाई और जब वो तैयार होकर मेरे सामने आई तो वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी।
मैंने उसके चेहरे पे एतमाद के रंग भरने की कोशिश की और हम तकरीब के लिए रवाना हो गए। होटल का माहौल बहुत चकाचौंध और पुरताइश था। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए, मेरी नज़रें अपने इर्द गिर्द घूमने लगीं। बहुत से साथियों ने मुझे और आसिया को देखा। कुछ ने तो बहुत खुश इखलाकी से बात की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नज़रों में हमदर्दी नहीं बल्कि तजस्सुस और तंज़िया मुस्कुराहट थी। हम एक मेज़ पे जाके बैठ गए जहाँ मेरे ऑफिस के चंद दूसरे साथी भी मौजूद थे। वहाँ की गुफ्तगू बहुत आम सी थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि लोग वक्फे वक्फे से आसिया की तरफ देख के सरगोशियाँ कर रहे थे। एक मौके पे जब मैं खाना लेने के लिए मेज़ से उठा तो पीछे से किसी ने बहुत ऊंची आवाज़ में मजाक उड़ाया कि ये उमर ने तो अपनी ज़िंदगी ही दांव पे लगा दी है। वो बात सीधी मेरे कानों में पड़ी और मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे ऑफिस का एक जूनियर साथी अपनी बीवी के साथ बैठकर आसिया का मजाक उड़ाते हुए कहकहा लगा रहा था। मैंने आसिया के चेहरे की तरफ देखा। वो खामोश बैठी थी, लेकिन उसका सर झुका हुआ था और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो अंदर ही अंदर कितनी टूट रही है। उसे शायद वो जुमला नहीं सुना था, लेकिन लोगों की उन सरगोशियों और हंसी ने वो बखूबी वाकिफ थी कि यहाँ उसकी मौजूदगी का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं फ़ौरन वापस मेज़ पे आया। मेरी रगों में खून खौलने लगा। मैंने देखा कि आसिया की आंखों से एक आंसू गाल पे लुढ़क आया है। मैंने उसका हाथ थामा और उसे कहा कि फ़िक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। फिर मैंने उन लोगों की तरफ देखा जो अभी तक हंस रहे थे। मैंने बहुत तहम्मुल मगर ठोस आवाज़ में कहा, अगर आप लोगों को किसी की माजूरी पे हंसी आती है तो ये आपकी जहनी पसमानदगी की निशानी है। मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी का फ़ख्र है, मेरी इज्जत है, और आप लोगों के पास अगर करने के लिए कोई काम नहीं तो दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय अपने इखलाक पे काम करें। मेरी बात सुन के पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उनके चेहरे शर्मिंदगी से सुर्ख हो गए और वहाँ से उठ के चले गए। मैंने वहाँ बैठना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं आसिया के मज़ीद दुख को नहीं देख सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम वहाँ से बाहर निकल आए। हम कार में बैठ गए। वो खामोश थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम खामोशी से घर की तरफ चल पड़े। घर पहुँच के जब हम अपने कमरे में आए तो रासिया रोने लगी। उसे कहा, आपने देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे लोगों के सामने मत ले जाया करें। मेरी वजह से आपकी भी सुबकी होती है। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, आसिया, लोगों का काम है कहना। अगर मैं इन लोगों की बातों से डर के तुम्हें छुपा दूंगा तो मैं एक मर्द कहलाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो मेरी ज़िंदगी का वो सरमाया हो जिसमें मैं पूरी दुनिया के सामने फ़ख्र कर सकता हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तुम मेरी आंखें हो, तुम मेरा हौसला हो, और मैं तुम्हें कभी भी किसी के सामने कमज़ोर साबित नहीं होने दूंगा। उसे मेरी बात सुनी और मेरे गले से लग के देर तक रोती रही। उस रात हमने बहुत देर तक बातें की। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी ढाल हूँ जिसके सामने कोई भी बात नहीं कर सकता। मेरी इन बातों ने उसके ज़ख्मों पे मरहम का काम किया। उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। ये वाक़या हमारे रिश्ते के लिए एक इम्तिहान था, लेकिन उसने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया। मैंने उससे वादा लिया कि वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेगी। उस रात सोते वक्त मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपनी बीवी का दिफा कर सका। उसकी सिसकियां अब रुक चुकी थीं और वो पुरसकून होकर सो रही थी। मुझे अब भी इस बात का गुस्सा था कि लोग कितने संगदिल होते हैं, लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मैंने अपनी आसिया को यह एहसास दिला दिया है कि वो मेरे लिए कितनी कीमती है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस उसे देखता रहा और सोचता रहा कि ज़िंदगी कितनी बेरहम हो सकती है, लेकिन मोहब्बत इस बेरहमी का बेहतरीन जवाब है। अगला दिन इतवार का था और मैं घर पर ही मौजूद था। छुट्टी का दिन होने की वजह से घर में एक अजीब सा सुकून था। हम दोनों सहन में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले की वो खाला मौजूद थी, जो मेरी अम्मी की बहुत पुरानी सहेली थी और जिनकी उम्र अब खासी हो चुकी थी। उनका शुमार उन लोगों में होता था जो दूसरों की ज़िंदगी के फ़ैसलों में दखल अंदाजी करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। मैंने उन्हें सलाम किया, अंदर बिठाया। आसिया उनके आने से किस कदर झिझक महसूस कर रही थी, क्योंकि वो खाला अक्सर ऐसी बातें करती थीं जो आसिया के दिल को लगती थीं। हम चाय पी रहे थे कि बातों बातों में खाला ने आसिया की मौजूदगी को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए मुझसे कहना शुरू किया कि देखो बेटा उमर, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुमने एक अंधी लड़की से शादी कर ली, चलो वो तो ठीक था। अब 5 साल गुजर गए हैं, घर में औलाद भी नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा। घर में कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारी खिदमत कर सके। मेरी एक भांजी है, वो कवारी है, तुमसे उम्र में भी छोटी है,
पढ़ी लिखी है, बहुत सुलझी हुई है। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं और तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आऊं। ये बातें सुन के मेरा गुस्सा जैसे सर से ऊपर गुजर गया। मैं जो अब तक बड़े अदब से उनकी बातें सुन रहा था, अचानक आपे से बाहर हो गया। मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने अपनी कुर्सी छोड़ी और खड़े होते हुए कहा कि खाला, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपका ये मशवरा मेरी गैरत के खिलाफ है। आसिया सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी ज़िंदगी है, और मुझे उससे कोई औलाद ना होने का दुख भी नहीं। मुझे दुख है तो आप जैसी सोच का, जो किसी इंसान की मजबूरी को उसकी खामी समझती हैं। मैंने उससे साफ अल्फाज में कहा कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी की मौजूदगी में ऐसी बातें करना उसकी दिल आज़ारी के बराबर है। खाला शायद ये तवक्को नहीं कर रही थी कि मैं उनसे इस कदर सख्ती से पेश आऊँगा। वो बुखला के उठी और बड़बड़ाती हुई घर से निकल गईं। मेरे गुस्से की शिद्दत से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं वापस आया तो देखा आसिया कोने में सर झुकाए बैठी थी और उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे यकीन दिलाया कि दुनिया कुछ भी कहे, मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई अहमियत नहीं रखता। मेरा गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हुआ तो मुझे अपनी इस हरकत पे कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगा कि मैंने आज अपनी आसिया का हक अदा कर दिया है। उस शाम मेरा दिल खाना बनाने के लिए बिल्कुल नहीं चाह रहा था। आसिया की उदासी ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, इसलिए मैंने बाहर से उसका पसंदीदा खाना मंगवाया। हम दोनों ने फैसला किया कि आज रात हम घर के अंदर नहीं बल्कि छत पर बैठ के गुजारेंगे। मौसम बहुत खुशगवार था और ऊपर आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मैंने छत पर दरी बिछाई और हम दोनों वहां जाके बैठ गए। मैंने खुद अपने हाथों से उसकी प्लेट तैयार की, उसे छोटे छोटे निवाले खिलाने लगा। वो बहुत देर तक खामोश रही, फिर उसने मेरा हाथ थाम के कहा, उमर, आप मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया है। आपने आज जिस तरह मेरा दिफा किया, उसने मेरे अंदर का हर डर ख़त्म कर दिया है। हमने बहुत मज़े मज़े की बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की और अपने ख्वाबों के बारे में भी बात की। वो कह रही थी कि आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं आपके लिए एक बोझ हूँ। तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम बोझ नहीं, तुम तो वो रोशनी हो जिसने मेरी अंधेरी ज़िंदगी को जगमगा दिया है। उस छत पे खुले आसमान तले उन चंद घंटों में हमने दुनिया के सारे दुख भुला दिए थे। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में वो बातें बताईं जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही थी। वो मेरी हर बात को इतनी तवज्जो से सुन रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि वो अपने दिल की आंखों से मुझे देख रही है। हमने चांदनी रात में खाना खाया और इसके बाद बहुत देर तक हंसते मुस्कुराते रहे। वो रात हमारे रिश्ते में एक नई गर्म जोशी और एतमाद ले आई। मुझे महसूस हुआ कि मोहल्ले वालों की उन छोटी छोटी बातों ने हमारे बंधन को और भी मजबूत कर दिया है। जब हम वापस कमरे में आए तो आसिया के चेहरे पे एक सकून था जो मैंने बहुत दिनों बाद देखा था। मैंने उसे गले लगाया और दुआ की कि अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे। ये शाम मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि इस शाम में ना सिर्फ एक रिश्तेदार का मुंह बंद किया था, बल्कि अपनी मोहब्बत को एक नई बुलंदी पे पहुंचा दिया था। जिंदगी के सफ़र में ऐसे वाक़यात आते रहते हैं, लेकिन सच्चा वही है जो अपने साथी का हाथ कभी ना छोड़े। जिंदगी की डगर पे खुशियाँ अक्सर छोटे छोटे बादलों की तरह आती हैं, जो किसी बड़ी तूफानी बारिश का पेश खैमा होती हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि उस नाखुशगवार गुफ्तगू के बाद चंद दिन तो बहुत पुरसकून गुजरे, लेकिन फिर एक शाम जब मैं ऑफिस से वापस आया तो आसिया का चेहरा मामूल से कुछ ज़्यादा जर्द लग रहा था। मैंने किचन में जाने से पहले जब कमरे में जाके उसे देखा तो वो बेड पे नीम दराज थी और उसके माथे पे पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे। मैंने घबरा के उसका हाथ थामा तो वो तप रहा था। मैंने उससे पूछा, आसिया क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसे बस इतना कहा कि बस थोड़ा सा सर भारी है और जिस्म में शदीद थकन महसूस हो रही है। मैंने फ़ौरन उसे कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उसका नाम सुनते ही वो पीछे हट गई। उसको शुरू से ही डॉक्टरों के पास जाने, इंजेक्शन लगवाने और अस्पताल के माहौल से एक अजीब सा खौफ था। शायद इसकी वजह उसका बचपन का वो हादसा था जिसमें उसने अपनी बेनाई खो दी थी। वो बस थी कि बस थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं उसकी इस ज़िद के सामने बिल्कुल बेबस हो गया। मैं उसे ज़बरदस्ती ले जाना चाहता था, मगर उसकी तकलीफ़ की वजह से मेरा दिल ही नहीं माना कि उसे मज़ीद परेशान करूं। मैंने उसे दवा दी, उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखीं और उसे तसल्ली दी कि शायद ये महज थकन है। मैं उसके पास बैठा रहा, उससे बातें की ताकि उसका ध्यान बढ़ सके, लेकिन वह मुसलसल करवटें बदल रही थी। रात का पहला पहर गुजर गया, लेकिन उसकी तबीयत में बेहतरी आने के बजाय ख़राबी बढ़ती जा रही थी। आधी रात के करीब उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो दर्द से कराहने लगी। अब मज़ीद इंतज़ार करना मुमकिन नहीं था। मैंने फ़ौरन उसे सहारा दे के उठाया। वो
इस कदर निढाल थी कि खुद चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे उठा के गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और उसे लेकर शहर के सबसे करीबी अस्पताल की तरफ भागा। सड़कें सुनसान थीं और मेरे दिल की धड़कन आसिया की हर सिसकी के साथ बढ़ रही थी। अस्पताल पहुंच के मुझे पता चला कि इस वक्त वहां कोई माहिर डॉक्टर नहीं, सिर्फ इमरजेंसी में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर है जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सकता है। हम इमरजेंसी रूम में दाखिल हुए तो वहाँ की अजीब सी बदबू और सफ़ेद रोशनियों ने आसिया को मज़ीद खौफज़दा कर दिया। डॉक्टर ने उसे देखा, कुछ बुनियादी सवालात किए और कहा कि अभी तो फ़िलहाल कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो सकता, बस एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ जिससे सुकून मिलेगा और दर्द में कमी आएगी। बाकी कल सुबह प्रॉपर टेस्ट करवा लीजिएगा। उस इंजेक्शन के असर से आसिया की हालत में कुछ बेहतरी आई। उसका दर्द जो शदीद था मध्यम पड़ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चली गई। हम वापस घर आए तो रात के 3 बज रहे थे। मैं पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा, उसकी सांसों को सुनता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा कि उसे कुछ ना हो। सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो आसिया की तबीयत बहुत बेहतर थी। वो उठ के बैठ गई और मुस्कुरा के कहने लगी कि देखो, मैंने कहा था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इज्जत मुझे फिर से परेशानी में मुब्तला कर रही थी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि ये बीमारी की शुरुआत हो सकती है, हमें टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए, मगर उसका खौफ उसके दिल से नहीं निकल रहा था। वो कहती कि मुझे अस्पताल के वो खौफनाक कमरे, वो इंजेक्शन की सुइयाँ, वो सब देख के अपना हादसा याद आ जाता है। मुझे वहाँ मत लेके जाएं। मैं उस वक्त उसके सामने हार गया। मुझे लगा शायद वाकई ये सिर्फ एक मौसमी बुखार या कमज़ोरी थी। मैं उसे घर पे छोड़ के ऑफिस चला गया, लेकिन मेरा ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। मैं बार बार घन फ़ोन करता, वो यही कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। वो घर के छोटे मोटे काम भी करने लगी थी, लेकिन मेरे दिल में खलिश सी थी। क्या वाकई वो ठीक हो गई थी या ये तूफ़ान से पहले की खामोशी थी? मैंने उसके लिए फल मंगवाए, अच्छे खानों का एहतमाम किया, लेकिन उसका रंग पहले जैसा नहीं रहा था। वो पहले से ज़्यादा खामोश रहने लगी थी। कभी कभी मैं उसे देखता तो मुझे महसूस होता कि वो बहुत दूर किसी और दुनिया में खोई हुई है। मैंने उससे फिर कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, प्रॉपर चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन वो फिर वही बहाना बना देती। मैं उसकी ज़िद के आगे ढेर हो जाता। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये नरमी और उसकी ये ज़िद हमें किस अंधेरे कुएं की तरफ लेके जा रही है। मैंने बस इतना समझ लिया था कि वो ठीक है और मुझे अब परेशान नहीं होना चाहिए। खुशी के वो चंद दिन जो हमने अपनी मामूल की ज़िंदगी में गुजारे थे, बहुत जल्द बिखरने वाले थे। मेरी बेचैनी जो आसिया की पहली बीमारी के वक्त से मेरे दिल में घर कर गई थी, अब सच साबित होने लगी थी। शाम का वक्त था। मैं ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा तो दरवाज़ा हेल्पर ने खोला, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ के साए थे। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ का मंजर देख के मेरे हवास बाख्ता हो गए। आसिया बेड पे बेसुध पड़ी थी, उसका जिस्म तप रहा था और वो नीम बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस बार ये कोई मामूली बुखार नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत है जिसने मेरी आसिया को अपनी लपेट में ले लिया है। मैंने बगैर किसी इंतज़ार के उसे बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डाल के सीधा शहर के बड़े अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते भर मैं उसे आवाज़ें देता रहा, उसे झंझोड़ता रहा कि आसिया मेरी बात सुनो, लेकिन वो एक गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। अस्पताल पहुंचकर अफरा तफरी का आलम था, लेकिन डॉक्टरों ने जब उसकी हालत देखी तो उसे फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया। अगले चंद घंटे मेरे लिए क़यामत से कम ना थे। मैं वार्ड के बाहर कुर्सी पर बैठा अपनी तकदीर को कोस रहा था जब डॉक्टर बाहर आया तो उससे बताया कि आसिया को टाइफाइड बुखार है। वो अब अपनी शिद्दत पे था और उसे फ़ौरन दाखिल करना पड़ा। 3 दिन तक उसे अस्पताल में ही रखा गया और वो 3 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे तवील और अज़ियतनाक दिन थे। मैं एक लम्हे के लिए भी उससे दूर नहीं हुआ। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में जहाँ हर तरफ अद्वियात की बू बसी हुई थी, मैं अपनी आसिया को देखता रहा जो अब मेरी वो आसिया नहीं लग रही थी। उसका रंग रूप तेज़ी से बदल रहा था। उसका चेहरा जो हमेशा पुरसकून रहता था, वो अब जर्द पड़ चुका था और उसकी रंगत स्याही मायल हो रही थी। वो इस कदर निढाल हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का सारा नूर ख़त्म हो गया हो। मुझे लगता था ये टाइफाइड नहीं बल्कि उसे कोई बहुत ही जानलेवा बीमारी लगी है। डॉक्टर रोज़ आए, उसे इंजेक्शन लगाए, उसे दवाइयाँ दी, लेकिन मुझे कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। मैंने उन 3 दिनों में ख़ुद को इस कदर टूटते हुए देखा कि मुझे अपनी सांसें भी बोझ लगने लगीं। मैं उसका हाथ पकड़ के रोता रहा, उसे कहता रहा कि आसिया देखो, मैं यहाँ हूँ,
تو مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ وہ کبھی کبھی کمزور سی آواز میں میرا نام لیتی، لیکن اس کے لہجے میں وہ زندگی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہسپتال کا ماحول، وہ مشینوں کی آوازیں، وہ لوگوں کا رونا دھونا، سب کچھ مجھے ایک ڈراؤنے خواب جیسا محسوس ہوا۔ میں نے اسے ان 3 دنوں میں مرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگا تھا۔ ڈاکٹر کہتے رہے کہ ٹائیفائڈ کا کورس پورا ہونے میں وقت لگے گا، لیکن میرا دل مانتا نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا رنگ بدلنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اب مجھ سے دور جا رہی ہے۔ میں نے وہاں بیٹھ کے اللہ کے آگے سجدے کیے، منتیں مانی کہ اسے بچا لے، کیونکہ اس کے بغیر میرا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ آخر کار تیسرے دن کے بعد ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب بخار کنٹرول میں ہے اور وہ گھر جا سکتی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب میں نے اسے گاڑی میں بٹھانے کے لیے اٹھایا تو اس کا جسم اتنا ہلکا اور بے جان تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا ایک غلط فیصلہ اسے مزید نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم گھر واپس آ گئے، لیکن وہ گھر اب ویران لگ رہا تھا۔ آسیہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، وہ بس ایک جگہ پڑی رہتی تھی۔ اس کی رنگت کی سیاہی اب بھی برقرار تھی اور وہ ہر وقت نیم غنودگی میں رہتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی ٹائیفائڈ میں انسان اس قدر بدل جاتا ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے بس اس بات کا غم کھائے جا رہا تھا کہ جس آسیہ کو میں ہنستے مسکراتے دیکھتا تھا، وہ اب ایک لاش کی طرح گھر واپس آئی تھی۔ میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، اسے دوا کھلاتا رہا، لیکن اندر سے میں ہار چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا یہ بیماری ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی تو اس نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کیا ہے۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد آسیہ کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی تھی۔ وہ سارا دن بیڈ پہ خاموش پڑی رہتی۔ اس کی سانسیں بہت دھیمی تھیں اور مجھے ہر پل یہی ڈر لگا رہتا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے دم نہ توڑ دے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے ہولناک رات ثابت ہوئی۔ میں تھکاوٹ اور پریشانی کے مارے اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آسیہ کی سانسوں کی رفتار بہت کم ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر اسے پکارا، اسے کندھوں سے پکڑ کے ہلایا، لیکن وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ پھر اچانک ایک گہری خراٹ کے ساتھ اس کا سینہ ساکت ہو گیا اور کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جس نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی، اس کا ہاتھ تھاما، اس کے سینے پہ کان رکھا، مگر وہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں پوری طرح یقین کر چکا تھا کہ میری آسیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری چیخیں گلیوں تک گونجنے لگیں۔ میں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے میرے رشتہ داروں کو خبر دی تو کوئی محلے داروں کو بلانے دوڑا۔ کمرے میں لوگوں کا تانتا بند گیا۔ ہر طرف آہو بکا تھی۔ خالہ بھی وہاں پہنچ گئیں، جو میری حالت دیکھ کے خود نڈھال تھیں۔ محلے کی کچھ بزرگ خواتین نے آسیہ کے چارپائی کو ایک کونے میں کر دیا اور اسے غسل دینے کی تیاری کرنے لگیں۔ میں اس کے سرہانے زمین پہ بیٹھا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بار بار اس کا چہرہ دیکھتا اور کہتا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے بات کرے گی۔ ایک بوڑھی اماں نے میرے پاس آ کے کہا کہ بیٹا وہ چلی گئی ہے، اب اس کا کفن دفن کا انتظام کرو، کیوں اس کے سکون میں خلل ڈال رہے ہو؟ لیکن میں پاگلوں کی طرح اس کی چارپائی کو پکڑ کے بیٹھا رہا۔ میرے رشتہ دار باہر صحن میں کفن دفن اور قبرستان کے معاملات طے کرنے لگے۔ میں اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا جب محلے کی چند خواتین آسیہ کو غسل دینے کے لیے ایک الگ کونے میں لے گئیں، جہاں پردہ کر دیا گیا۔ میں وہیں صحن کے کونے میں نڈھال پڑا تھا۔ میری پوری کائنات تاریک ہو چکی تھی۔ پھر اچانک اس کونے سے جہاں آسیہ کو غسل دیا جا رہا تھا، ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ وہ چیخ اتنی خوفناک اور پر اسرار تھی کہ وہاں موجود تمام مرد و خواتین کے حواس گم ہو گئے۔ میں نے دیکھا کچھ خواتین حواس باختہ ہو کر اس کونے سے باہر بھاگ رہی تھیں۔ ان کے چہروں پہ رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، وہ تو ہل رہی ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ زندہ ہے۔ میرا دماغ جیسے جم سا گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھا اور اس کونے کی طرف دوڑا جہاں پردہ لگا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ مجھے اپنی ہی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آسیہ کی آنکھیں نیم وا تھیں اور اس کے سینے میں ایک جنبش محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کے سکتے میں چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا یہ کوئی اور صدمہ ہے، کیونکہ لوگ تو اسے دفنانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا، حالانکہ سب لوگ حیران تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم نے اسے فوراً ہسپتال پہنچایا۔ ایمرجنسی میں اسے لے جاتے ہی ڈاکٹروں نے علاج شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے جو کہا وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے کہا آسیہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ مری نہیں تھی، بلکہ اسے کوئی شدید قسم کا کوما تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا۔
جس کی وجہ سے اس کی نبض اور سانسیں اتنی دھیمی ہو گئی تھیں کہ کسی کو محسوس نہ ہو سکی۔ سب لوگ اسے معجزہ کہنے لگے۔ محلے والے تو حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مر کے واپس آ جائے، لیکن میں اب بھی سکتے میں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں علم ہی نہ ہوا ہو، شاید اس کی روح جسم سے نکلنے کے قریب تھی، مگر اللہ نے اسے واپس لوٹا دیا۔ میں ہسپتال کے اس سرد فرش پہ بیٹھ کے سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری آسیہ واپس آ گئی ہے۔ وہ منظر، وہ چیخیں اور پھر وہ واپسی میری زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک موڑ تھی۔ ہسپتال میں پورا ایک ہفتہ گزر گیا، جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں آسیہ آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ وہ تجربہ جس نے ہم سب کو موت کے کنارے کھڑا کر دیا تھا، اب ایک ماضی کا قصہ بن چکا تھا، لیکن ہم سب اس صدمے سے ابھی پوری طرح باہر نہیں آئے تھے۔ جب اسے ہسپتال سے چھٹی ملی اور میں اسے گھر لے آیا تو وہ پہلے سے کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ گھر کا ماحول ابھی بھی اداس تھا، کیونکہ لوگ اس کے دوبارہ زندہ ہو جانے کی بات کو کسی معجزے سے کم نہیں سمجھ رہے تھے۔ اسی شام جب میں اسے بیڈ پہ بٹھا کے پانی پلانے لگا تو اس نے اچانک میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں پھیلا کے حیرانگی سے کہا کہ عمر، آپ نے آج نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہے نا؟ یہ آپ پہ بہت جچ رہا ہے۔ میں یہ سن کے ساکت رہ گیا۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا اور گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، آسیہ مذاق نہ کرو، تم تو دیکھ نہیں سکتی۔ مگر اسے پورے یقین کے ساتھ کہا، میں مذاق نہیں کر رہی، سچ میں آپ کے نیلے سوٹ کا رنگ کتنا گہرا اور پیارا ہے۔ میں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو وہ واقعی گہرے نیلے رنگ کے تھے۔ میں خوشی سے پاگل ہونے کی حالت میں تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ہنسوں یا روں۔ میں نے اسے گھر کی مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا تاکہ یقین کر سکوں کہ وہ واقعی دیکھ رہی ہے۔ اسے کمرے کے پردوں کا رنگ، میز پہ رکھی کتاب کا رنگ اور یہاں تک کہ کھڑکی سے نظر آنے والے آسمان کی سرخی تک بالکل درست بتائی۔ یہ خبر پورے محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آسیہ ہسپتال سے واپس آئی ہے تو اس کی آنکھیں بھی ساتھ لے آئی ہے۔ محلہ چونکہ بہت ہمدرد اور جذباتی تھا، اس لیے لوگ جوک در جوک ہمارے گھر آنے لگے۔ ہر کوئی اس معاملے پر اور اس معجزے کو دیکھ کے حیران تھا۔ لوگ کہتے یہ تو خدا کا خاص کرم ہے کہ وہ مری ہوئی زندگی کے ساتھ بینائی بھی لے آئی۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا، لیکن اس خوشی کے پس پردہ ایک ایسی چیز چھپی تھی جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اگلے دن آسیہ نے ضد کی کہ اسے اپنے والدین کی قبروں پہ جانا ہے۔ میں نے منع نہیں کیا۔ اسے لے کے قبرستان چلا گیا۔ وہاں پہنچ کے اس کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اسے قبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ عمر، یہاں کتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، وہ سب ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ آپ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ اس کی باتیں سن کے میرے جسم میں ایک عجیب سا لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ کبھی کسی درخت کے پاس اشارہ کرتی اور کہتی کہ وہاں ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، کبھی کہتی وہاں کوئی سفید کپڑوں میں چل رہا ہے۔ مجھے وہاں صرف خاموش قبریں دکھائی دے رہی تھیں اور ویرانی تھی، لیکن وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے ایک ہجوم موجود ہو۔ میں ڈر کے مارے اسے وہاں سے لے کے گھر بھاگا۔ مجھے لگا شاید یہ بیماری کا اثر ہے، یا پھر اس کے آنکھیں واپس آنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بصیرت بھی آ گئی ہے جو نارمل انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ گھر آ کر بھی عجیب عجیب باتیں کرتی رہی، کبھی کہتی صحن میں کوئی کھڑا ہے، کبھی کہتی کمرے کے کونے میں کوئی سایہ چل رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے دعوے پہ قائم رہی۔ اگرچہ مجھے ان چیزوں سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میری آسیہ واپس آ گئی ہے اور وہ دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی عارضی مرحلہ ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک رات جب وہ مسلسل صحن میں کسی کے ہونے کا ذکر کر رہی تھی تو میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اسے میری طرف دیکھ کے بڑی معصومیت سے کہا، نہیں، یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، بس مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کیوں نہیں دکھائی دیتے۔ وہ رات میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ میں نے اسے سو جانے کا کہا۔ میں اس وقت اس سے بہت زیادہ خوف زدہ نہیں تھا، کیونکہ میری محبت کا پلڑا اس کے ڈر سے بھاری تھا۔ مجھے بس یہی لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لیکن اب وہ میرے پاس ہے، زندہ ہے اور دیکھ سکتی ہے، اور میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ محلے والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ آسیہ کی آنکھیں واپس تو آ گئی، مگر ساتھ میں کچھ اور بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک پڑوسی نے مشورہ دیا، تم اسے کسی پہنچے ہوئے بابا کے پاس لے جاؤ، شاید یہ کوئی ایسی چیز ہو جسے دور کرنا ضروری ہو۔ میں نے اس مشورے پہ غور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آسیہ کی زندگی اس نئی مصیبت میں الجھ کے رہ جائے۔ محلے دار کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کسی ایسے شخص سے رجوع کرنا چاہیے جو ان پر اسرار معاملات کی گہرائی کو سمجھتا ہو۔ میں نے آسیہ کو اعتماد میں لیا اور اسے شہر کے مضافات میں رہنے والے ایک بزرگ کے پاس لے جانے کا پروگرام بنایا، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اللہ کے نیک اور صاحب بصیرت بندے ہیں۔ وہ ایک سادہ سا گھر تھا جہاں سکون کی ایک عجیب سی لہر محسوس ہوتی تھی۔ بابا جی نے ہمیں دیکھتے ہی مسکرا کے خوش آمدید کہا، جیسے وہ ہمارے آنے کے منتظر ہوں۔
جب میں نے انہیں آسیہ کی واپسی، اس کی بینائی کی بحالی اور اس کی عجیب و غریب مشاہدات کے بارے میں بتایا تو وہ بڑی خاموشی سے سنتے رہے۔ انہوں نے آسیہ کو غور سے دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کے بولے کہ بیٹا، یہ کوئی آسیب یا سایہ نہیں بلکہ ایک شدید نظر بد کا اثر تھا جس نے اسے موت کے قریب پہنچا دیا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اسے زندگی کا نیا تحفہ دیا۔ بابا جی نے وضاحت کی کہ جس لمحے اس کا سانس رکا وہ اس کی زندگی کا امتحان تھا، اور جب وہ واپس آئی تو اس کی نظر کا پردہ اٹھ گیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، کوئی بیماری نہیں، بس اسے تھوڑا وقت چاہیے تاکہ وہ اس نئی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے۔ انہوں نے کچھ دعائیں پڑھ کے دم کیں اور ہمیں ہدایات کیں کہ ہم اسے باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت سنائیں اور صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ وہاں سے نکلتے وقت آسیہ کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اس کے اندر کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ گھر واپسی کے راستے میں نے محسوس کیا کہ وہ اب قبرستان یا سائے والی باتیں نہیں کر رہی تھی۔ اسے گاڑی کی کھڑکی سے باہر کے مناظر کو دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگی کہ عمر، اب مجھے وہ عجیب چیزیں دکھائی نہیں دے رہیں، اور اب مجھے صرف دنیا کا حسن اور آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کی فضا مکمل طور پہ بدل گئی۔ آسیہ اب بالکل نارمل تھی، اس کی آنکھیں اب بھی بینا تھیں اور وہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے لگی۔ ہم نے اپنی زندگی کے معمول کو دوبارہ سے ترتیب دیا۔ وہ اب کچن میں میرے ساتھ بیٹھتی، سبزیاں کاٹتی اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ زندگی کے ان 5 برسوں میں جو اندھیرا اور خاموشی تھی وہ اب روشنی اور کہکہوں میں بدل چکی تھی۔ محلے والے جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے، اب وہ اسے ایک معجزاتی خاتون کے طور پہ دیکھنے لگے۔ ہم دونوں اپنی اس نئی زندگی میں اتنے مگن تھے کہ ماضی کے تمام دکھ، وہ بیماری، وہ موت کا ڈر، سب کچھ ایک دھندلا سا خواب بن چکا تھا۔ ہمارے رشتے میں وہ گہرائی اور مضبوطی آ گئی تھی جو شاید آزمائشوں سے گزرے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اب حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ میری نوکری میں ترقی ہو گئی تھی اور ہم اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری زندگی میں اب بھی اولاد کی کمی تھی، لیکن وہ خلش اب ہمارے دلوں میں نہیں رہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو ہی اپنی پوری دنیا مان لیا تھا۔ ہر شام جب میں دفتر سے واپس آتا تو وہ دروازے پہ میرا انتظار کرتی۔ اب وہ مجھے دیکھ سکتی تھی، وہ میرے چہرے پہ چھپی تھکن کو دیکھ کے مسکرا دیتی، وہ میری پسند کا کھانا بناتی اور ہم چھت پہ بیٹھ کے اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھتے۔ مجھے اب بھی وہ دن یاد آتے ہیں جب وہ اندھی تھی، تب بھی وہ میری دنیا تھی، اور جب وہ دیکھ سکتی ہے تب بھی وہ میری دنیا ہے۔ اللہ نے ہمیں صبر کا وہ پھل دیا تھا جو ہماری توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔